और आपको सबसे बता दें, युद्ध भूमि से, युद्ध के जगह से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्ला इजराइल वॉर फ्रंट से जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्ला कमांडर ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्ला को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला कमांडर ढेर हो चुका है। हिजबुल्ला को इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बेका घाटी में इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है और ड्रोन अटैक करके इसको ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्ला के बड़े कमांडर को ढेर कर दिया गया। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए युद्ध का मोर्चा कितना ज्यादा भीषण और विध्वंसक होता चला जा रहा है। एक और तस्वीर, जिस जगह पर अटैक हुआ वहां पर गाड़ियों में आग लगती हुई दिख रही है और ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, जहां पर हिजबुल्ला के कमांडर को ढेर कर दिया है। बेका इलाका है ये, जहां पर हिजबुल्ला के कमांडर को टारगेट किया गया और उसे ढेर कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यही वो तस्वीर है कमांडर की जिसे ढेर कर दिया गया। तो पहली बार पूर्वी लेबनान में इजराइल का हमला, जी अब तक दक्षिणी लेबनान में हमले कर रहा था इजराइल, अब पूर्वी लेबनान के बेका घाटी में ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर। ये अपने आप में वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर है और ये देखिए पहली बार है जब इस इलाके में हमला किया गया है। पूर्वी लेबनान में बेका घाटी में ये ड्रोन स्ट्राइक की गई है। ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये अटैक किया गया और इस हमले में, इस ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर कर दिया गया। और वॉर जोन से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बेका घाटी में आईडीएफ स्ट्राइक का नया वीडियो भी सामने आ गया है। इसी घाटी में जहां ड्रोन अटैक हुआ, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने का ये देखिए ये वीडियो है, जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी जगह पर बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह का कमांडर था और यहीं पर ही टारगेट किया गया। सबसे बड़ी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वॉर जोन से और ये सबसे रीसेंट अटैक है जो सामने आया है। हमारे साथ नए वॉर जोन से, यानी लेबनान वर्सेस इजराइल, नए वॉर जोन से सुमित चौधरी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं सुमित चौधरी। सुमित, बेका इलाके से हम खबर बता रहे हैं, हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर कर दिया गया है। क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? देखिए बिल्कुल अहमद जफरा कहा जा रहा है कि सीनियर कमांडर था और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये स्ट्राइक्स कोई साउथ लेबनान में नहीं हुई, ये बेका के इलाके में हुई। बेका एक पूरी वैली है, करीबन 100-150 किलोमीटर के आप मान के चलिए कि दायरा है और ये पूरा इलाका वो है जो लिथानी रिवर के बिल्कुल पीछे है। ईस्ट का जो इलाका आप जिसे कहते हैं कि खासतौर पर जो बेरूट से करीबन 30 किलोमीटर दूर है और इस इलाके में टारगेट करने का आईडीएफ का मतलब साफ है, इंडिकेशन साफ है कि वो हिजबुल्लाह के कमांडर्स को लगातार अटैक करेगा लिथानी रिवर के बियॉन्ड भी। हुआ क्या है देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से साउथ लेबनान में जिस तरीके से अटैक चल रहे थे, तो जो बड़े कमांडर्स थे हिजबुल्लाह के, जो लगातार बेरूट या फिर आप कह सकते हैं साउथ लेबनान की तरफ थे, उनको पीछे बुलाया गया ताकि वो आराम से कमांड दे सके, टॉप लीडरशिप को कुछ ना हो। लेकिन अब जो अटैक्स किए जा रहे हैं, जो खासतौर पर जी सुमित, और एक बड़ा अपडेट नीट मामले से जुड़ा हुआ, सीजेआई को बताया गया कि महज 1,08,000 दोबारा एग्जाम चाहते हैं और 22 लाख नहीं चाहते, क्योंकि ये स्पष्ट करना है कि कितने लाभार्थी हैं, तब तो एग्जाम का आदेश की बात आएगी। और देखिए नीट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। पेपर लीक हुआ तो दोबारा परीक्षा कराएंगे, ये सीजेआई ने कहा। ज्यादा छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कोर्ट में। और हमारे साथ 1,08,000 छात्र हैं, ये याचिकाकर्ता का कहना है दोबारा एग्जाम कराने की मांग को लेकर। पीयूष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, जो संख्या बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो सॉलिसिटर जनरल हैं कि वो ये तर्क दे रहे हैं कि ज्यादातर छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते हैं, कोर्ट ने इसको कैसे लिया है और क्या चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, अभी देखिए कोर्ट इस मामले पर याचिकाकर्ताओं और एसजी दोनों की जो दलील है उसको सुन रहा है। दरअसल याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि उनके साथ अभी तक
हर एक प्लेटफॉर्म पर जो छात्र जुड़े हैं उनकी संख्या कुल 1,08,000 है और याचिका दाखिल करने वाले जो याचिकाकर्ता हैं वो अलग हैं। कुल यहाँ पर 32 याचिकाएं हैं जो याचिकाकर्ताओं की ओर से हैं और 6 याचिका एनटीए की तरफ से हैं। तो इस स्थिति में तब एसजी ने जवाब दिया कि इस मामले में 131 छात्र ऐसे हैं जो याचिका दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट में हैं जो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं और वो 1,08,000 के तहत नहीं आते हैं, जबकि ऐसे 254 छात्र हैं जो आवेदन दायर करने वाले हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर करने वाले हैं, वो दोबारा परीक्षा नहीं चाहते हैं और वो भी 1,08,000 के अंतर्गत नहीं आते। यानी कि कोर्ट आने वालों की संख्या अलग है, जबकि जो बाहर से सपोर्ट है री एग्जाम को लेकर के वो याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कोर्ट में। और अब ये स्पष्टता लाई जा रही है कि आखिर याचिकाकर्ता कितने हैं। एक बात क्लियर करिए, इसमें एसजी की तरफ से ये कहा गया है मेजॉरिटी हिस्सा ये चाहता है कि परीक्षाएं दोबारा नहीं हो। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये स्पष्ट अभी नहीं है और 24 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, ऐसी स्थिति में जो छात्र याचिका दाखिल करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है और सभी प्लेटफॉर्म के जरिए याचिकाकर्ताओं ने जो अभी तक समर्थन प्राप्त किया है उनकी संख्या कुल 1,08,000 है। ऐसी स्थिति में अभी तक ये माना जा रहा है कि 22 लाख ऐसे हैं जिनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो मामला क्या मामला संख्या का है या फिर मिसकंडक्ट का है? जो आवेदन करता है उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हुआ, ये मामला बनेगा या संख्या मामला बनेगा? नहीं, देखिए मिसकंडक्ट वाला जो इशू है वो है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सीजीआई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर बड़े पैमाने पर लीक हुआ होगा तो हम फिर एग्जाम का ऑर्डर करेंगे। तो याचिकाकर्ता यही स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीजीआई की ओर से जो कहा गया था सिर्फ वही काफी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से नीट ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि आखिर कितने छात्र लाभार्थी थे जो पेपर लीक के मामले में उन्होंने पेपर हासिल किया, ऐसे कितने लाभार्थी थे, ये नीट स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में अभी तक 1,08,000 छात्र जो है जो याचिकाकर्ताओं के साथ हैं, जो ये चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो और एसजी उसी का काउंटर कर रहे हैं, यानी कि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, अभी 22 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता और आगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले में। ठीक है, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई जिसमें याचिकाकर्ता हैं, जो पीयूष बता रहे हैं, याचिकाकर्ताओं ने ये उनके जो वकील हैं उन्होंने ये बात कही है कि 1,08,000 छात्र ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं और जजों ने फिर इसे कहा कि इसे स्पष्ट कैसे करेंगे। कुमार कुंदन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुमार, बहुत वाजिब सवाल है जो कि जजों के जरिए पूछा गया है कि इस बात को स्पष्ट कैसे किया जाएगा कि कौन छात्र चाहते हैं और कौन छात्र नहीं चाहते हैं इस पूरे को री एग्जाम कराना, नीट को। देखिए, इस पूरे प्रोसेस के तहत निधि ऐसा लगता है कि सीजीआई ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार कितने ऐसे छात्र हैं जो इस बात के लिए हामी हैं या इस बात के लिए तैयार हैं कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि सरकार, एनटीए, सब लोग यही कह रहा है कि जो कुछ भी मिसकंडक्ट हुआ है, हालांकि वो पेपर लीक तो मान ही नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि जो कुछ भी मिसकंडक्ट हुआ है बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल पे हुआ है। लोकलाइज्ड लेवल पे मतलब हुआ है कि बहुत कम संख्या में छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दिया है और बहुत कम स्तर पर छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या इसके लिए दोबारा परीक्षा कराना जरूरी है या फिर उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाना चाहिए? शायद यही वजह है कि जो सीजीआई है इस पूरे मामले पर यह निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि आखिरकार कितने ऐसे छात्र हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गलत हुआ है और वो फिर से परीक्षा कराना चाहते हैं। दो बातें हैं, जैसे कि पीयूष ने भी बताया कि मिसकंडक्ट अलग है और दूसरा छात्रों की संख्या को लेकर अलग है। तो दोनों चीजों पर सीजीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद फिर अपनी फैसला सुनाना चाहते हैं। रवि, शुक्रिया कुमार, आप नजर बनाए रखे। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा एक्शन। जी हां, पटना के एम्स के 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए। तीनों डॉक्टर्स का कमरा सील किया गया, तीनों डॉक्टर्स के मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिए गए। पटना एम्स के तीनों डॉक्टर्स 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और इनके ऊपर फिलहाल यह कार्रवाई की गई, हिरासत में लिया गया है। इनके कमरे को सील कर दिया गया है, इनके मोबाइल, लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया। पटना एम्स में तीनों डॉक्टर्स 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं और इन्हीं के ऊपर यह एक्शन लिया गया है सीबीआई की तरफ से।
तो ये इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट है पटना से। और सीबीआई ने कैसे जोड़ा पेपर लीक का ये कनेक्शन, आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। नीट पेपर लीक मामले में ट्रक से पर्चा उड़ाने वाला पंकज गिरफ्तार किया गया और पंकज का हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से कनेक्शन रहा। फिर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से संजीव मुखिया तक पहुंचा पेपर और फिर संजीव मुखिया ने नीट अंडर ग्रेजुएट का पेपर रॉकी तक पहुंचाया। रॉकी ने सॉल्वर्स के जरिए नीट अंडर ग्रेजुएट का पेपर सॉल्व करवाया और फिर ये पूरी तरह से नेक्सस सामने आ गया। जितन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितन, सीबीआई लगातार अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना एम्स तक भी इसके तार पहुंच गए। क्या यह माना जाए कि एम्स में बैठे लोग भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं या फिर यह शुरुआती जांच है जिसमें पटना एम्स दायरे में आया है? जी बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई है वो अलग अलग एंगल पर मामले की तफ्तीश कर रही है। सबसे पहला एंगल ये कि आखिरकार जो नीट पेपर था वो कहां से लीक किया गया। हालांकि कल जिस पंकज सिंह की गिरफ्तारी की गई उसमें साफ तौर पर पता चला कि पंकज सिंह ने ही जो ट्रंक थे नीट वहीं से नीट पेपर को हजारीबाग से चोरी किया और उसके बाद उसका जो साथी था राजू उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही अब ये जो तीन डॉक्टर बताए जा रहे हैं जिनको फिलहाल सीबीआई ने हिरासत में लेकर जिनसे पूछताछ कर रही है, पता चला है कि ये दरअसल सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए, यानी कि इन्होंने ही पेपर को सॉल्व किया और बाकी जो आरोपी थे उन तक उनके आंसर शीट को पहुंचाया। तो फिलहाल सीबीआई का कहना है कि ना सिर्फ पेपर लीक करने वाले तक पहुंचा जा रहा है, किंगपिन तक पहुंचा जा रहा है, इसके अलावा किसने पेपर लीक किया और किन लोगों ने पेपर जो लीक हुआ था उसको खरीदा। तो अलग अलग एंगल पर सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। तो फिलहाल जो पंकज सिंह है, जो राजू है, जिनकी गिरफ्तारी कल की गई थी, उन दोनों को रिमांड पर भेजा गया है सीबीआई की। और जाहिर सी बात है इनसे पूछताछ के दौरान, क्योंकि पंकज सिंह इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे पूछताछ के बाद अब कुछ और नए खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जी ठीक है, नजर बना के रखिए जितेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और जो कनेक्शन है पटना एम्स से जुड़ा हुआ इसलिए भी क्योंकि 3 डॉक्टर्स को यहां से हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया है। शुक्रिया जितेंद्र आपका। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस के उस फैसले की जिसे लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने खाने पीने की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें दुकान के बाहर मालिक कर्मचारी का नाम लिखने को कहा गया है, जिसे लेकर तमाम सियासी दलों ने बीजेपी और यूपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। और वहीं नाजी जर्मनी से भी तुलना इसकी की गई है और अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद में गुड्डू मुन्ना छोटू फतेह का नाम क्यों लिया आपको बताएंगे। और उसके पहले आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस का फैसला है क्या, इस फैसले के तहत क्या कहा गया है। तो देखिए फैसला यह है, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश आया है। कांवड़ यात्रा के रास्ते के दुकानदारों के लिए यह आदेश है, खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना होगा, दुकानदार, प्रोपराइटर, कर्मचारी का नाम लिखना होगा। फल दुकानदारों को भी अपना नाम दिखाने का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर यह नया विवाद और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। और इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने आदेश पर क्या कहा है आपको सुना। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोपराइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। तो पुलिस को आपने सुना और मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले पर दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। प्रशासन ने कहा कि आपके ठेली पे वो बैनर लगाना चाहिए अपने नाम का। कांवड़ यात्रा चलती है इसी रोड पे? हाँ। तो आपकी ठेली पे लगाया हुआ? और कितने लोग हैं जिनकी ठेली पे लगाया गया है? ये 5-6 जनों पे लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो जैसे लगाया गया, क्या इससे लाभ मिलेगा या आप लोगों को नुकसान होगा, जैसे कि आगे कांवड़ भी है? बस अब लाभ तो उन्हें पता चलेगा इस बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे, क्या नहीं होगा। बंदी हो जाएगा कांवड़ में तो ठेली लगने की नहीं फिलहाल। लेकिन जो फल खरीदेगा नाम देख के फल खरीदेगा? नाम देख के फल खरीदेगा बस। हाँ। और मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले पर अखिलेश यादव का पोस्ट, गुड्डू मुन्ना छोटू फतेह नाम से क्या पता चलेगा,
ये सवाल उठा रहे अखिलेश यादव। कोर्ट को इस फैसले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटे या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आदेश आ गया है और इस आदेश को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई है। क्या कहा जा रहा है इस पूरे आदेश को लेकर? ये तो एक पार्टी की बात हो गई, लेकिन जिन लोगों पर यह आदेश लागू होगा या हो रहा है, उनका क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फरनगर में फौरी तौर पर ये आदेश लागू किया गया। अभी आपने मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी को सुना होगा, तो वो कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। अब सवाल उठता है कि किस बात का कन्फ्यूजन है। ये पूरे आदेश को अगर आप पढ़ें और समझें तो ये है बेसिकली कुछ बजरंग दल और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ये मांग की थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान आमतौर पर जो फल वगैरह की दुकानें लगती हैं, वो एक खास समुदाय के लोग ये ठेला खोमचा लगाते हैं। उनका ये था कि उस पूरे इलाके में सबकी पहचान हो, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं वो एक ही खास समुदाय के लोगों से सामान खरीदें। और ये कहीं ना कहीं बताता है, जो अखिलेश यादव कह भी रहे हैं, कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर ये देखा जा रहा है। पूरा का पूरा पश्चिम यूपी का इलाका, आप जानते हैं मुजफ्फरनगर में दंगे की शुरुआत हुई थी, बात साल 2013 की है, और उसके बाद से पूरा पश्चिम से लगा था। अभी भी वो सांप्रदायिक तौर पर अगर देखें तो संवेदनशील इलाका है, तो इस पर अब राजनीति हो रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसा हो जाने से एक समुदाय के दुकानदारों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, बड़ी बात कह रहे हैं पंकज झा, बता रहे हैं कि इस फैसले का आधार क्या है, क्या कहा गया है इस फैसले में, इस आदेश में, और मांग पहले क्या की गई थी बीजेपी और बजरंग दल के लोगों के जरिए। अब आपको बताते हैं कि पंकज जी हमारे साथ बने रहिए। फैसले पर तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने भी कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाला ये फैसला है, ये गोखले का कहना है। मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी में केस दर्ज कराया है और पुलिस का लॉजिक न सिर्फ मूर्खता वाला है बल्कि शर्मनाक भी है, ये कहना है तृणमूल कांग्रेस का। वहीं जावेद अख्तर ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं। नाजी जर्मनी से जावेद अख्तर ने इसकी तुलना की है। जर्मनी में खास दुकान घरों पर निशान लगाते थे, ये कहा है जावेद अख्तर। जी हाँ, तो इस पर सियासत तेज होती चली जा रही है। कांवड़ यात्रा पर फरमान आ गया, लेकिन सियासी घमासान मचा है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, और जिसका उन्होंने लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी हमला बोला गया। AIMIM के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हिटलर की जर्मनी में ऐसे फैसले का नाम कहा जाता है और जिन्हें बॉयकॉट था, जो बॉयकॉट था। इसके अलावा साकेत गोखले, जैसा कि हमने आपको बताया, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाला ये फैसला है, ये उन्होंने कहा, और NHRC में इसमें केस दर्ज कराया गया है। जावेद अख्तर जो कि गीतकार हैं, उनकी तरफ से भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जर्मनी में ऐसा होता था, खास दुकान घरों पर निशान लगाए जाते थे। ये जावेद अख्तर की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऑफर सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह ऑफर है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा है मॉनसून ऑफर, 100 लाओ और सरकार बनाओ। ये अखिलेश यादव ने इशारों में ये ऑफर अपने हैंडल पर डाला है। सवाल ये है कि ये सीधे तौर पर किसे लुभाने या किसे बताने की कोशिश की जा रही। बहरहाल इस पोस्ट से एक चर्चा, एक बहस, एक खलबली जरूर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है, यह लिखा है। पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, क्या मायने निकाले जाएं? लगातार तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव। इससे पहले मुजफ्फरनगर वाली घटना को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कह दिया। अब ये कह रहे हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। इशारों में क्या बात है ये? वो पूरे मजे ले रहे हैं। यूपी बीजेपी में जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है बीते कुछ दिनों से, या फिर यूं कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से, तो पूरा वो मजा ले रहे हैं। उनको नतीजे भी अच्छे मिले हैं। कल जब देर रात केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है यूपी की, वो लौटे, तो उसका जब वीडियो आया तो कल उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना ही उन्होंने ये मॉनसून ऑफर दिया है, उनके लिए दिया है। और ये पहले भी कह चुके हैं कि आप 100 विधायक लेके आइए, हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं हम दोनों मिलकर आपको मुख्यमंत्री बनवा देंगे, हम आपकी सरकार बनवा देंगे। ये यही एक तरीके से है कि अगर
विरोधी खेमे में अगर झगड़ा होता है तो किस तरीके से मजे लेते हैं अखिलेश यादव उसी को दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं इसमें आग में घी देने का काम जो है वो अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में कर रहे हैं। बिल्कुल, और अपने आप में काफी दिलचस्प है ये एक्स पर उनका किया गया पोस्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन पर पीएम मोदी को सौंपी है रिपोर्ट। 15 पेज की रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। 80 सीटों पर लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी इसकी वजह बताई गई है। 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक एक वजह बताई गई है। कई सालों से सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही है, यह भी एक कारण बताया गया है इस रिपोर्ट में। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी और अब यह रिपोर्ट दी गई। तो यूपी बीजेपी की यह रिपोर्ट है और खराब प्रदर्शन को लेकर उसके कारणों की समीक्षा करते हुए यह रिपोर्ट दी गई है। क्या क्या बड़ी बातें हैं? पहली जो बात कही गई है इस रिपोर्ट में, अधिकारियों प्रशासन की मनमानी को एक कारण माना गया हार के पीछे, और दूसरा सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में असंतोष, कार्यकर्ताओं के असंतोष को भी इसमें रेखांकित किया गया। तीसरा, नाराज कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता की वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चौथा, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक की घटनाओं ने भी इन नतीजों को प्रभावित किया है। पांचवा, राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी। छठा, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं की बयानबाजी ने भी नुकसान पहुंचाया है। सातवीं बात जो इस रिपोर्ट में है, अग्निवीर योजना को लेकर नुकसान हुआ है, इसको भी मेंशन किया गया, यानी अग्निवीर को इसमें दर्ज किया गया है। आठवीं बात, सरकारी नौकरी में भर्ती न होना। नौवां तथ्य, चुनाव लंबा होने से कार्यकर्ताओं में जोश की कमी। और 10वां, हर लोकसभा क्षेत्र में 6 से 8% तक वोट कम हुए हैं। 11 कारण क्या है? 2019 की तुलना में दलित वोट 1/3 मिला। 12वां कारण, खटीक पासी समाज के वोट शेयर में गिरावट आई। 13वां कारण यह बताया गया, कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक्य, लोध वोट में कमी आई है जो बीजेपी को मिलता था। 14वां कारण, बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे, यह एक तकनीकी कारण बताया गया। 15वां, हर सीट पर 30 से 40 हजार पार्टी वोटर कम हुए हैं। यह बड़ी लिस्ट है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े। आनंद, कोई एक वजह इसमें बची नहीं है, चाहे कार्यकर्ताओं के असंतोष की बात हो, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे असंतोष की बात हो, सारी बातें इसमें मेंशन की गई हैं। क्या माना जाए, ये जो विस्तृत रिपोर्ट है हार को लेकर, इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति बदलने वाली है? आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे रोविंग एडिटर, हम उनसे भी ये सवाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने समय लिया, बीजेपी के प्रदेश संगठन ने, और फिर उसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक लिया गया और ये रिपोर्ट दी गई। पंकज झा के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, इस रिपोर्ट का सीधे सीधे मतलब क्या है उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के? देखिए, एक बात तो तय है रवि, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही 40 नेताओं की टास्क फोर्स बनाई गई थी जो सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है। 2 तरह की बातें आई थी, बड़े उसको बारीकी से उसका अध्ययन करके रिपोर्ट प्रधानमंत्री को, बीजेपी के अध्यक्ष को भी सौंपी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसमें एक बात जो बार बार कही जा रही थी, कार्यकर्ताओं को लेकर के, कार्यकर्ता आखिर घर क्यों बैठ गए, वो विपक्ष के प्रोपेगेंडा का जवाब क्यों नहीं दे पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। ये बताया गया है कि कार्यकर्ता निराश था, सरकार के को लेकर उनके मन में असंतोष था, उदासीनता थी। दूसरे कई मुद्दे बताए गए, पेपर लीक से लेकर के सरकारी नौकरी और संविदा पर जो नौकरियां दी जा रही हैं वो सब चीज़ें थी। दूसरे कुछ मुद्दों की बात की गई, अग्निवीर से लेकर के संविधान आरक्षण बचाने की बात को लेकर। अब तो जो होना था हो चुका है। अब सवाल ये है कि आगे विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है, फिर 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो ये तो चीज़ें तय होगी। सरकार और संगठन दोनों की खामियां बता दी गई हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी, उस जिम्मेदारी को जब तय किया जाएगा उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि संगठन या सरकार में कोई बदलाव हो सकता है। ठीक, बड़ी बात कह रहे हैं पंकज। और आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आनंद, एक बहुत बड़ी वजह जो ये 15 वजह हमने दर्शकों को दिखाई हैं, ये कारण बताया गया है, और जो भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट रही उसमें ये बताया गया है कि हर सीट पर 30 से 40 हजार मतदाता कम हुए हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं पाए, ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल जाहिर तौर पे, और ये जो
बताया गया कि जो वोटर लिस्ट से बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम काटे गए, तो जाहिर तौर पे ये इशारा जो है सरकार की तरफ भी किया गया है कि सरकार ने इसमें कोई तेजी नहीं दिखाई। और उसके साथ साथ जो इतना लंबा फेज 6-7 चरण के जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था उसमें कमी आ गई। और इसके अलावा जैसे कि पहले ही बताया कि जो भी नौकरियां निकल रही थी उसमें संविदा की नौकरियां यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां निकल रही थी। इसके चलते भी एक मैसेज गया सरकार के खिलाफ कि सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है, और अगर नौकरियां दे रही है तो उसमें SC ST या OBC वालों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जगह नहीं मिल रही। तो तमाम कारण थे जो रिपोर्ट दे दी गई है। और अब बीजेपी की कोशिश ये है कि अपना घर दुरुस्त किया जाए, सरकार और संगठन को सेम पेज पे लाया जाए, और तमाम जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो बैठकें हुई है उसका मकसद यही है। बिल्कुल आनंद, ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें भी एक टेस्ट हो जाएगा कि इस रिपोर्ट का वाकई में असर हुआ और संगठन और सरकार ने कुछ इस पर एक्शन लिया, काम किया या नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। देखिए, यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह का बड़ा आरोप है। फतेह बहादुर ने अपनी जान को खतरा बताया। स्थानीय पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर मारना चाहती है, ये फतेह बहादुर का आरोप है। 1 करोड़ रुपए चंदा भी जमा कर चुके हैं फतेह बहादुर ने कहा। योगी नड्डा अमित शाह को दे दी है इसकी जानकारी फतेह बहादुर की तरफ से यह कहा गया है। पंकज झा ने उनसे बात की, आइए सुनते हैं क्या कहा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह, जो खुद भी यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी बीजेपी के विधायक हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। मामला है उनके जान पर खतरे की। बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है और क्या वजह रही कि बात अब लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गई। फतेह बहादुर जी, आपने पहले चिट्ठी योगी जी को ही लिखी होगी, CM को, क्या ऐसी क्या बात आ गई? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने पहले ही हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई रात के करीब 8 बजे कि मुझे मारने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है विरोधी दल के द्वारा, मैंने इस बात को लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने नीचे किन अधिकारियों को दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक 10-12 दिन हो गए कोई वर्कआउट नहीं कर पाए वो लोग। जबकि मुझे निश्चित खबर है, मैं 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश मेरे खिलाफ, मेरे जान माल के खतरे को करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। किनके द्वारा किया जा रहा है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही है आपको एलिमिनेट करने की, तो ये बात तो बहुत गंभीर है। देखिए, जो लगातार कुर्सी पे बना रहता है लोगों को तकलीफ होती है और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ज़्यादा होती है। किनके द्वारा संरक्षण उनको प्राप्त हो रहा है इसका खुलासा होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से यही बात कही और वो उन्होंने नीचे निर्देश भी दिया था, लेकिन मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। किसी अधिकारी ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या हुआ था, क्या स्थिति है, किस घटनाक्रम के मैंने उस गंभीरता को बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। नीचे के अधिकारियों ने कोई उसका कंप्लेंट्स नहीं किया। तो ये तो कहा जाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और आप इतने सीनियर लीडर हैं और आप ही की बात को 10-12 दिन हो गए CM को चिट्ठी लिखी हुई नहीं हुआ, तो क्या मामला है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर तो कोई सवाल उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, उस पर कोई मेरा न सवाल है न कोई उस पर मैं प्रतिक्रिया दूंगा, बहुत अच्छा है। इधर क्या परिस्थितियां बदली हैं और ऐसी हिम्मत जुटाने का काम जो लोग कर रहे हैं स्थानीय पुलिस के बल से और उनके सहयोग से कर रहे हैं। जो थानेदार का स्थानांतरण रातों रात किया गया मेरी शिकायत के बाद, वो भी एक कारण रहा होगा, उसके पास फ़ोन आते होंगे उस अपराधी के। तो कई ऐसे कारण मुझे देखने में लगा कि कुछ न कुछ मामला संदिग्ध है और ऐसे में मेरा लिखना और मुझे बताना बड़ा आवश्यक था। मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया। आपको लगा जब यूपी में मामला नहीं संभल रहा तब आपने अमित शाह जी को और JP नड्डा जी को बताया? नहीं, दोनों सरकारें हमारी हैं, उनके संज्ञान में भी रहना चाहिए, राज्य सरकार के भी रहना चाहिए और नेतृत्व को बताना। पार्टी में हैं हम तो पार्टी के एज अ विधायक के रूप में, एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारा फर्ज है, हमारा हक है कि हम अपनी बात को रखें। पर एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि पुलिस अधिकारी या स्थानीय अधिकारी और अपराधी दोनों मिले हुए हैं, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, ये 100% श्योर हूँ मैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, प्रमाण हैं कि कौन अधिकारी किस कर्मचारी और किस अपराधी के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है, कंधे पे हाथ रख के गाड़ी में घुमा रहा है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास। लेकिन कोई पूछेगा तब तो मैं बताऊंगा
और अगर कोई घटना मेरे साथ होती है तो निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस उसमें दोषी रहेगी, ये इसमें कहीं दो राय नहीं। और पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपने बात की फतेह बहादुर सिंह से, ये पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं, फिर बीजेपी में आए। आखिर इस बात को लेकर क्या वो कहना चाह रहे हैं कि कौन है ऐसे अपराधी जो उन पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, 7 बार के विधायक रहे, अलग अलग पार्टियों में रहे, आपको बताऊं मैं, और ये आज ही लौटे हैं दिल्ली से, सबसे मिलजुल कर आए हैं। उन कह रहे हैं कि भाई हमने मुख्यमंत्री को बता दी, सबको बता दी, लेकिन जो लोकल पुलिस वाले हैं और अपराधी वो दोनों मिले हुए हैं। और जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत भी हैं, कुछ ऐसे एविडेंस है, कुछ फोटोग्राफ्स है जो उन्होंने सीएम को दिए हैं। उन्होंने कहा 10-12 दिन हो गया मुख्यमंत्री को दिए, उसके बाद भी कोई सी कार्रवाई नहीं हुई उनको, जबकि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई। मैंने पूछा, कई बार इस तरह की चीज़ें कही जाती है सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो फतेह बहादुर ने कहा कि नहीं, हमको कोई और सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उन्होंने सभी बड़े लोगों को इस बात की जानकारी दे दी है। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा आरोप, अगली बड़ी खबर। जी हां, पीएम मोदी के खिलाफ हिंसक भाषा, ये बीजेपी ने कहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, पीएम के खिलाफ उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या हुई, बीजेपी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी जिक्र किया गया है बीजेपी की तरफ से। आप सभी को ज्ञात है कि 1-1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। पौड पुलिस स्टेशन से मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है मनोरमा खेडकर को। पुणे से पुलिस ने मनोरमा को गिरफ्तार किया और अब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। पिस्टल लहराते हुए धमकाने का वीडियो सामने आया था, उसके बाद केस दर्ज किया पुलिस ने और पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाया, गिरफ्तारी हो गई और अब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। मुश्किलें मनोरमा खेडकर की आगे बढ़ने वाली हैं। इस पूरे मामले में कई धाराएं पुलिस की ओर से लगाई गई हैं। पुणे पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तारी की मनोरमा खेडकर की। पूजा खेडकर, आईएएस पूजा खेडकर की मां की गिरफ्तारी के बाद अब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है।
और अगली बड़ी खबर है, देखिए पूजा खेडकर की मां की गिरफ्तारी पर अहम खबर है ये। पुलिस पता लगा रही है कहां से हथियार आया। पुलिस पूछताछ कर रही है वेपन वैध है या अवैध। पिस्टल बरामद करने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। यही वो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्म हुआ था और अब देखिए इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है और अब ये जांच की जा रही है कि ये पिस्तौल कहां से आया, पिस्तौल अवैध है वैध है, ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, हथियार को लेकर क्या जांच चल रही है पुलिस की और पूजा खेडकर को लेकर क्या अपडेट है इनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, खेडकर परिवार के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ मनोरमा खेडकर जो कि पिछले कई दिनों से फरार थी, उन्हें रायगढ़ के महाड़ के एक लॉज से हिरासत में लिया गया था। उसके बाद कुछ देर के बाद उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है और गिरफ्तारी दिखाने के बाद में अब मेडिकल के लिए पुणे ग्रामीण के सरकारी अस्पताल में लेकर जाया गया है और मेडिकल कराने के थोड़ी देर के बाद ही पूजा की मां मनोरमा खेडकर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर पुलिस उनकी कस्टडी लेगी। पुलिस के लिए कस्टडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस हथियार की नोक पर किसानों को धमकी देने का मामला सामने आया था, उस हथियार के बारे में पुलिस जानना चाहती है कि वो हथियार मनोरमा खेडकर के पास आखिर आया कैसे। क्या उनके पास लाइसेंसी पिस्टल है या फिर उन्होंने अवैध तरीके से कहीं से ये पिस्टल अपने पास रखी थी, लाई थी, तो किसके पास से लेकर आया था, क्या वो किसी से उन्होंने अवैध तरीके से खरीदा था तो किससे खरीदा था। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को जानने हैं। वहीं दूसरी तरफ होगी और आगे इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल पाएंगे। शुक्रिया राजीव, नजर बना के रखिए। और पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर पूरी की जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार से जुड़ी हुई। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर का आंतरिक रत्न भंडार खुला है और मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। 11 सदस्यीय समिति देखरेख कर रही है इस पूरे मामले पर और एसओपी के तहत स्थानांतरित होगा अब रत्न भंडार। तो 11 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले पर देखरेख कर रही है। जो ट्रांसफर होगा रत्न भंडार एसओपी के तहत, जगन्नाथ मंदिर का जो आंतरिक रत्न भंडार है वो खुला है। और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का भीतरी कक्ष फिर एक बार खोला गया। इससे पहले 14 जुलाई को बाहरी कक्ष से कीमती चीजें शिफ्ट की गई, लेकिन भीतरी कक्ष की कीमती चीजों की शिफ्टिंग अभी होना है। रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में फिलहाल नए ताले लगा दिए गए। बारहवीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर, जो न जाने कितने रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इन्हीं रहस्यों में एक है महाप्रभु के तहखाने में बना रत्न भंडार। जिसे मंदिर निर्माण के वक्त ही बनाया गया था। जितना रहस्यमयी ये मंदिर है, उतना ही ये रत्न भंडार तिलिस्मी है। भक्त जो भी सोना, चांदी, गहने और आभूषण भगवान को अर्पित करते हैं, वो इसी भंडार में रखे जाते हैं। 1978 के बाद 14 जुलाई को इस रत्न भंडार के ताले खोले गए। मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों में रत्न भंडार भी है, जिसे दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर खोला गया। पुरोहितों ने भगवान की आज्ञा माला जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाई। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खोलने से पहले पुरी प्रशासन ने खास तरह के 6 बड़े-बड़े बॉक्स मंगवाए। भारी भरकम ये संदूक सागवान की लकड़ी से बने हैं और इनके अंदर धातु की परत चढ़ी हुई है।
एक संदूक को उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन बक्सों को एक एक कर रत्न भंडार में भेजा गया। रत्न भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। तो सवाल है कि ये सांप पकड़ने वाले मंदिर में क्यों बुलाए गए? कहा जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसलिए मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वालों को पूरी बुलाया। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात किए गए। भक्त भी सुबह से मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। जानकारी के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे, जबकि मरम्मत कार्य के लिए इंजीनियर्स रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। रत्न भंडार को आखिरी बार 1985 में मरम्मत के लिए खोला गया था। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was opened in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room. Bhitar Bhandar key was traced, but key did not operate. So as per the SOP observation, we have broken the locks available there. One was sealed, two were unsealed, all the three were broken open. Then we entered. We have just visualized the position there. There was no time. It was already 5 hours continuously we were laboring. So, and there is also busy schedule with the temple administration people who are going to have their Bauda Jatra tomorrow and Sunabesh day after tomorrow. Therefore, we thought it appropriate to reseal. महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था, लेकिन खजाने का सही लेखा जोखा 1978 के बाद से ही नहीं किया गया। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के बहुमूल्य गहने रखे गए हैं। सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा भगवान को अर्पित आभूषण वहाँ मौजूद हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा आता है। भंडार में मौजूद खजाने का सटीक मूल्यांकन कर पाना कठिन है, क्योंकि इसे बहुत कम बार खोला गया। हालांकि इसकी कीमत अरबों रुपए मानी जाती है। मंदिर के नियमों और प्रथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को अर्पित आभूषणों को रत्न भंडार में रखने के लिए आंतरिक और बाहरी यानी 2 कक्ष बने हैं। बाहरी कक्ष देवताओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है। वहां रखे गए आभूषणों का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ के सुनाबेशा के दौरान किया जाता है। सुनाबेशा यानी सोने की पोशाक पहनाने के दौरान किया जाता है। आंतरिक कक्ष को 1978 के बाद से नहीं खोला गया है। 1978 के रिकॉर्ड के मुताबिक आंतरिक कक्ष में 43 किलो वजन की 367 सोने की वस्तुएं और 148 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं मिली। बाहरी कक्ष में 85 किलो वजन की 87 सोने की वस्तुएं और 73 किलो वजन की 62 चांदी की वस्तुएं मिली। इस साल हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में मंदिर प्रशासन ने बताया था कि भंडार में लगभग 150 किलो सोने के आभूषण और करीब 200 किलो चांदी के आभूषण और बर्तन हैं। इस रहस्यमय भंडार से पहले आप मंदिर से जुड़े कुछ अन्य चमत्कार को जान लीजिए। हिंदुओं के 4 धामों में एक ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ दुनिया भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर पर स्थित झंडा है, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता।
कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समंदर पास ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं तो कभी कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर में हर रोज भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और वो कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। सबको प्रसाद मिल ही जाता है और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रत्न भंडार ओडिशा में बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।